हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिजिक्स में किसको दिक्कत होता है? सभी लोगों को दिक्कत होता है फिजिक्स में आज के बाद कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को बता दूं कि फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में एक ही वीडियो में बता रहा हूँ और 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, गारंटी अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की मैं गारंटी 100% देता हूँ। ठीक है, बस आप लोगों को जितने प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सारे प्रश्न अगर आपको याद रहेगा तो 100% गारंटी है मेरी, आपको बता रहा हूँ। पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इससे बाहर अगर प्रश्न आपके फिजिक्स में आ गया तो। ठीक है, इसी तरह हमने बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के हमने वीडियो बना रखी है। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा बायोलॉजी है, एक ही वीडियो में पूरा केमिस्ट्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से देख लेना, या तो प्ले लिस्ट पे चले जाओ, वहां से देख लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो फिजिक्स पे है और फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में आप लोगों को पूरा डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। 2000 टारगेट हमने लाइक का रखा है। अब 2000 लाइक तो पहुंचा ही सकते हो आप लोग, नॉर्मल बात है। और चैनल पर ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इस बार टॉपर बना के छोड़ूंगा 100%, मेरी गारंटी है। 95% 100% लेकर आओगे। जो बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, जो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से याद कर लेगा, उसका 100% 95% आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यह है कि प्रकाश परावर्तन के क्या नियम हैं? इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। मतलब प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछ रहा है, करा है कि इसका चित्र हमें बनाकर पूछा, अच्छे से बताइए। ठीक है, चित्र भी बनाना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौटाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण है और किसी चमकीली सतह पर टकराती है, टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और नीचे लिखोगे आप लोग कि परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के देखिए दो नियम होते हैं। पहला कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर होता है। अब कोण आई क्या होता है? तो कोण आई को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण और कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है। मतलब हम बात करें तो अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। और दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही दो नियम होता है परावर्तन के नियम। अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसी पे नियम लागू होता है। चित्र में हमने बनाया है, देखो ये आपका चमकीली सतह है। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश किरण आई, यहाँ पे टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस चली आई। ठीक है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में दो नियम। देखो, आपतित किरण और ये आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई बनता है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। और देखो, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर बनता है, जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या था कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। जब भी आपका परावर्तन होगा तो समझ लीजिए कि कोण आई कोण आर के 100% बराबर होगा। और दूसरा नियम ये होता है कि हमने बताया कि आपतित किरण और ये जाने वाली परावर्तित किरण और आपतन, इसे जो ओ है बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होता है। ठीक है, और चित्र हमने बना दिया और यहाँ पे आप लोग चित्र बना लो अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हमने ड्रा भी किया है सब नाम, जैसे पी क्यू। तो देखो यह पी और क्यू, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्यू आर, क्यू और यह आर, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। फिर क्यू, ये जो क्यू पोर्शन ये वाला बिंदु देख रहे हो इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और एम एन, देखो एम एन अभिलंब है। ठीक है, ये आपका एम बिंदु है और आपका एन, यम बिंदु, यम एन जो है आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है। ठीक है, और कोण आई है, कोण आई को हमने आपतन कोण कहा, कोण आर को हमने परावर्तन कोण कहा। तो पूरा हमने अच्छे तरीके से फिगर बना दिया है, बस आप लोगों को नोट करना है। और ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए। ठीक है, और चित्र द्वारा समझाइए। तो देखो चित्र द्वारा हमने समझा दिया है। अब ये जो आप लोगों की पालिश वाली सतह है और ये जो आपको इधर दिख रही है चमकीली सतह है। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। तो चलो क्लियर हो गया ना, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा दिख नहीं रहा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था कि प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन आपको आ गया तो प्रकाश का अपवर्तन भी पूछता है। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। अब यहाँ पे देखो, ये प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसे पढ़ोगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। या तो इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। ये दोनों कैटेगरी के प्रश्न आते हैं, चाहे तो ये पूछ लेगा या तो इसको इस ढंग से पूछ लेता है। तो किसी भी ढंग से पूछे आप उत्तर एक ही लिखोगे। कैसे? पहले हेडिंग डालोगे प्रकाश का अपवर्तन, लिखोगे प्रकाश के अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है।
तो वह इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिंपल कैसे समझोगे देखो, सब इसका भी नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, जैसे परावर्तन के 2 नियम था ना, तो अपवर्तन के भी 2 नियम होता है। जैसे पहला नियम ये होता है इसमें कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण व दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और वहां पे भी यही कंडीशन था। देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अभी मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझ जाओगे। जैसे देखो, आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और इनको पृथक करने वाले एक माध्यम में यह आपका हवा है, ये माध्यम कांच है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले ये आपका आपतन बिंदु है, इस पर ये आपका विलंब है। तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम समझा गया आप लोगों को, नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा नियम यह है यहाँ पे कि किसी निश्चित प्रकाश के वर्ण, किसी निश्चित प्रकाश के वर्ण मतलब समझते हो, कोई एक प्रकाश का वर्ण मतलब कलर ले लो। तो कह रहा है कोई निश्चित प्रकाश के वर्ण व किन्हीं 2 निश्चित माध्यमों के लिए अपवर्तन कोण में आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, और इसी नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अब ये दूसरा नियम थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इस दूसरा नियम क्या कह रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, कह रहा है कि आप 2 माध्यम फिक्स कर लो कि ऊपर हवा है, नीचे कांच है। हवा आपका विरल माध्यम होता है, कांच आपका सबन। ठीक है, तो 2 माध्यम आप फिक्स कर लो कि ऊपर हवा ही होना चाहिए, नीचे कांच ही होना चाहिए। 2 माध्यम आपने फिक्स कर लिया और एक कलर फिक्स कर लो। ठीक है, जैसे आपने रेड कलर ले लिया है, पीला कलर लिया, कलर फिक्स कर लो। तो कलर आपने फिक्स कर लिया और 2 माध्यम फिक्स कर लिया। उस समय अपवर्तन कोण में आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। चलिए, तो कंफर्म हो गया आप लोगों को ना कि 2 माध्यम आप फिक्स ले लोगे, कोई एक कलर फिक्स ले लोगे। तो 2 माध्यम अगर फिक्स है, कलर एक फिक्स है, तो उस समय जो आप लोगों का अपवर्तन कोण में आपतन कोण की ज्या होगा और परावर्तन कोण की ज्या, उसका अगर रेशियो निकालते हो, अनुपात निकालोगे, तो हमेशा स्थिर होगा, फिक्स वैल्यू हमेशा आएगा। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन के नियम भी कहते हैं। जब भी आप लोगों के क्वेश्चन अगर स्नेल का नियम भी आ जाएगा, तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो एक फार्मूला भी लिख दोगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखो, ये दोनों प्रश्न हमने आप लोगों को बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से एक प्रश्न तो फिक्स है कि आने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा और अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप पूरा कंफर्म दिख रहा होगा आप लोगों को। तो नोट कर लेना है, दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा आप लोग अच्छे से ध्यान देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21, 22 में, मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि कोई इसको मतलब फिक्स रहता है। ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों का फिक्स है, तो इसको याद ही करना ना आप लोगों को। ठीक है, कि निकट तथा दूरदृष्टि दोष क्या, दोष से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख द्वारा समझाना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, किरण आरेख द्वारा समझाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष देखेंगे, इसके बाद दूरदृष्टि दोष देखेंगे। दोनों में से कोई ना कोई एक आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि देखिए, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका कारण यह होता है कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होकर कहाँ जाता है, कम दूरी पे आ जाता है। ठीक है, और इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, मतलब किस कारण की वजह से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है, वो देखने वाले हैं। तो देखो, 2 ही कारण होता है, या तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कंडीशन होता है तब भी आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा। या तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, मतलब नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा, व्यास बढ़ जाएगा, तभी भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यही 2 कारण से निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष याद हुआ कि नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कहाँ जाता है, पास आ जाता है। बस यही चीज तो याद करना है। और 2 कारण हो सकते हैं इसके, दोनों कारण हमने बता दिया। चित्र द्वारा समझाना, चित्र बना लेना। देखो, ये आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, और ये वाला बता रहा है कि अगर यहाँ पे आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। और ये वाला यह है कि अगर आपकी आंखों में दोष है तो कौन सा लेंस लगाओगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे
अवतल लेंस। और अवतल लेंस जैसे ही लगाएंगे तो देखो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे प्रकाश किरणों को फैलाकर सीधे रेटिना पे बना देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को किरण आरेख द्वारा समझाना था, तो किरण आरेख यही आप लोगों को बना देना है। ठीक है, अब देखो इसका निवारण भी पूछा है कि निवारण कैसे करेंगे, तो चलो निवारण देख लेते हैं। तो वही चीज निवारण में कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, बस आप लोगों को निवारण में लिख देना है। चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया। निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। अब देखो दूर दृष्टि दोष सेम वही टॉपिक आप लोगों का है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। वही चीज दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दो कारण हो सकते हैं इसके। पहला तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। तो नेत्र लेंस की अगर वक्रता कम हो जा रही है किसी आंख की और उसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है तब आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष पाया जाएगा। या तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या कर दिया, कम हो जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो जाती है मतलब कि नेत्र जो गोलक का व्यास होता है वो कम हो जाएगा, तभी भी आप लोगों का दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इन्हीं दोनों कारणों में से किसी एक कारण से दूरदृष्टि दोष होता है। इसका हम लोगों को चित्र बनाना है तो देखो दो ही चित्र बना लो। अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बटोरता है, ठीक है, इकट्ठा करता है। तो पहले यहाँ काट रहा था, इसके आगे जैसे ही उत्तल लेंस लगाओगे प्रकाश किरणों को बटोर के रेटिना पे काट देगा, मतलब आपका निवारण हो गया। निवारण करने के लिए हमने क्या किया है, तो इस दोष को दूर करने के लिए हमने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। ठीक है, बस यही टॉपिक है। तो देखो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कि कितने बार पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लें। दोनों में से प्रश्न 100% लिखित है क्या आता है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितना बार इसको पढ़ के कितना अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, लेकिन आएगा तो 100%। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मतलब ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा था समझिए पूरी साइंस ही नहीं पढ़ा है आपने, कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। देखो 13 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। तो ओम का नियम क्या है सबको मालूम है, हर एक बच्चे को मालूम होगा जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम, सत्यापन भी देखने वाले हैं क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ओम का नियम। देखो ओम का नियम कहते हैं क्या है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कह रहा है कि अगर ताप को समान कर दिया जाए, ओम के नियम ये कहते हैं कि किसी भौतिक अवस्था जैसे ताप को समान कर दिया जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब धारा अगर बढ़ाओगे तो यहाँ पे विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो धारा भी घटेगा। कब? जब किसी धारावाही चालक में अगर ताप टेम्परेचर अगर समान किए हो तो ये इनका कहने का मतलब है। अब आगे देखो क्या है कि यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V है, उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर यहाँ पे समानुपाती होता है धारा के। वही तो बोले हैं विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, मतलब V समानुपाती होता है I के। अगर यहाँ हम बात करें V बराबर, अगर इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के चिन्ह लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाता है, स्थिरांक गुणे I। ये स्थिरांक क्या होता है, तो इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जब हमको मालूम चल गया कि स्थिरांक प्रतिरोध है और प्रतिरोध कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो स्थिरांक की जगह R का वैल्यू रख देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक की जगह जहाँ से R रखोगे तो R गुणे I हो जाएगा, मतलब V बराबर आर आई बन जाएगा। यहां से अगर मैं R निकालूं तो R बराबर V बटे I हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे लिखेंगे उसमें कि अतः यह नियम यह भी बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात होता है। तो यही चीज तो निकला। देखिए ये नियम ये बताता है कि किसी परिपथ का जो प्रतिरोध R है वो विभवांतर और I का अनुपात बताता है। तो देखिए बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल बता रहा है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा आती है। ठीक है, ओम का नियम उन्होंने ये बताया था कि जब भी एक विभवांतर है और एक धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा सीधी रेखा जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट करना है।
देखो उसी के नीचे लिखोगे प्रतिरोध का मात्रक। तो देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, क्योंकि अभी हमने देखा क्या है कि R बराबर जो था वो था V अपान के I, यही तो था। तो R मतलब प्रतिरोध का मात्रक बराबर V मतलब विभवांतर का मात्रक अब बटे में धारा का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अब बटे में धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग ओम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओम से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ओम के नियम का सत्यापन, क्योंकि सत्यापन भी पूछा था, अब इसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन कैसे होगा? इस प्रयोग के लिए एक बैटरी चाहिए हमें, एक अमीटर चाहिए, एक कुंजी चाहिए, एक धारा नियंत्रक चाहिए, एक प्रतिरोध चाहिए, एक वोल्ट मीटर। ठीक है, चित्र देखिए, चित्र में देखो धारा नियंत्रक है, अमीटर है, एक प्रतिरोध है, एक वोल्ट मीटर है, एक बैटरी हमने लगाया है, एक कुंजी लगाया है। ठीक है, इतना होना चाहिए। कह रहा है इसके अनुसार लगाते हैं, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I जो है अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट द्वारा मापते हैं। मतलब जो धारा नापना होगा तो धारा को तो हम लोग अमीटर से नापते हैं, और प्रतिरोध को अगर नापना होगा यहाँ पे, और विभवांतर को तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से। देखो यहाँ अगर विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, यहाँ धारा नापना है तो देखो अमीटर लगा दिया हमने। और यह चीज अब एक बार हमने बताया था कि विभवांतर और धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा देखने को आपको मिलेगा। तो यह इसका सत्यापन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न ओम का नियम वाला, पूरा डिटेल में हमने लिखा है, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है, बस नोट्स बनाते जाओ और इसको याद करके जाना एग्जाम में, एक प्रश्न बाहर यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, पूछता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, देखो 2014, 15, 16 में प्रश्न पूछा गया था। सिंपल है, बायो सेवर्ट का नियम उन्होंने ये बताया कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर जो धारावाही चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है। मतलब बायो सेवर्ट ने किसी धारावाहिक चालक से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है उन्होंने प्राप्त किया है, और कहा है कि इन प्रयोगों के आधार पर जो धारावाहिक चालक के एक छोटे खंड जैसे डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई छोटा खंड डेल्टा एल है, उसके बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। अब क्या क्या निर्भर करता है, देखो उन्होंने बताया है पहला कि चालक खंड की जो लंबाई डेल्टा एल है उसके अनुक्रमणपाती होती है। पहला बात तो याद ये रखना है कि जो चालक खंड की लंबाई होती है वो डेल्टा एल के अनुक्रमणपाती होती है। ठीक है, जैसे मतलब बी जो है अनुक्रमणपाती होता है डेल्टा एल के, पहला नियम। दूसरा उन्होंने बताया कि जो चालक खंड में प्रवाहित धारा आई होता है वो अनुक्रमणपाती होता है। देखो बी जो है अनुक्रमणपाती होता है एल के। दूसरा, तीसरा उन्होंने बताया कि जो चालक खंड में बिंदु की दूरी आर होती है ना, वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालक खंड से बिंदु की दूरी जो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा उन्होंने बताया कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच की कोण की ज्या का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये बायो सेवर्ट का नियम है, ये आप लोगों का थीटा है, ये त्रिज्या आर है, ये डेल्टा एल है, इसमें प्रवाहित जो एल लंबाई है तार की, ठीक है, जा रही है। इसी पे उन्होंने चार नियम दिया और चारों यहाँ पे हमने लिखा है। बी जो है अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के, बी जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बी जो होता है त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और बी जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, मतलब उसके बीच के जो कोण है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो यही चार नियम था। तो बायो सेवर्ट का नियम समझ में आ गया आप लोगों को, कितना सिंपल टॉपिक है, और इसको एकदम रट जाना है आप लोगों की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा 100%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो फैराडे का नियम, ये आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2014, 15, 16, 17 में नहीं, 18 में, 19 में, 20 में प्रश्न पूछा गया है फैराडे का। पूछता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम भी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार बना लो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, याद कर लेना किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए देखते हैं फैराडे का नियम क्या होता है। तो लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम हैं। दो नियम उन्होंने दिया, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। देखिए प्रथम नियम में उन्होंने ये बताया कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं जिसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है,
तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर कोई चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, ठीक है, कोई बंद कुंडली है उसमें से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं तो वो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगी और यह केवल उसी समय तक रहेगा जब तक चुंबकीय बल में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। परिवर्तन रुक जाएगा तो यहाँ पे वह बल उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। उन्होंने ये बताया पहला नियम। और द्वितीय नियम उन्होंने यह कहा, द्वितीय नियम में, कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन के दर के अनुकरणपाती होता है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो उसका कुंडली में से होकर जाने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसके परिवर्तन के क्या होता है, अनुकरणपाती होता है। देखिए उसके संख्या के, तो ये द्वितीय नियम है। तो देखो प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो नियम उन्होंने फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम दिया था, दोनों नियम बता दिया। इसके बाद देखो इसका सूत्र स्थापित करते हैं कि यदि किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स का मान लेते हैं φ1 है, बहुत कम समयांतराल डेल्टा टी के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 है। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान हमने φ1 माना, हमने कहा कि डेल्टा टी समय के लिए वहां पे चुंबकीय फ्लक्स का मान गुजर रहा है जो कि हमने माना है कि φ2। तो उस समय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की अगर दर निकालूंगा तो दर कैसे निकलेगा, φ2 - φ1 बटे में डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें, अगर ई निकालूंगा तो यह क्या हो जाएगा, अनुकरणपाती होगा डेल्टा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी के, ठीक है। ये जो वैल्यू आया है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होगा, अनुकरणपाती होगा। तो इसको हमने अनुकरणपाती कर दिया, देखिए किसके, प्रेरित विद्युत वाहक बल के, ई के। इसलिए अगर यहाँ पे अनुकरणपाती चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ेगा। तो देखो ई बराबर के यहाँ पे नियतांक है, के एक नियतांक है। यदि के का वैल्यू अगर हम एक मान लेते हैं सपोज दैट, तो एक मानेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट। तो ये सूत्र स्थापित हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है तो φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखना। और वही चीज लिखा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर इसमें दिशा ज्ञात करनी होगी हमें तो प्रेरित धारा की दिशा हम लोग किस नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि उसमें दाएं हाथ का नियम भी बताइए, तो आप हेडिंग डालेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत सिंपल टॉपिक है। कहता है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, कोई भी चालक है अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में गति कराओगे तो 100% प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अगर परिपथ बंद होगा तो इसमें विद्युत धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। जिसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात करते हैं। अगर उसकी दिशा ज्ञात करना होगा तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करेंगे। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है उसको नोट करो। देखो इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, देखिए ये वाला ये चीज कह रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार लंबवत हम लोग फैलाएं, ठीक है, कि यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो जो मध्य वाली अंगुली होगी वो विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। जब भी हमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने होगा तो हम लोग दाएं हाथ को फैलाएंगे और यहाँ पे जो बीच वाली अंगुली होगी ये वाली, ये हम लोग धारा की दिशा को प्रदर्शित कराएगी। इसी से हम लोग धारा की दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तर्जनी अंगुली तो चुंबकीय क्षेत्र को, ये अंगूठा जो है चालक की गति को डिनोट करता है, ठीक है, यही नियम है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखे हमने बताया, और ये भी बताया कि हम लोग प्रेरित विद्युत धारा जो हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ से कैसे ज्ञात करेंगे ये भी हमने बता दिया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ये तो मतलब पेपर में बनना अनिवार्य ही है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि बताइए, विभक्त वलय का क्या महत्व है उसको बताइए। देख सकते हो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, मतलब
ये मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करके इस प्रश्न की जाना। विद्युत मोटर, सबसे पहले चित्र आप बनाइए। तो देखो चित्र में बना के लेके आया हूँ। चित्र दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला चित्र है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। इसी चित्र पे सब कुछ डिस्कस होगा। यही आप लोगों का विद्युत मोटर का चित्र बना है, ठीक है। और हम लोग एक एक करके पहले विद्युत मोटर होता है क्या उसको जानेंगे। देखो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर मतलब जो पंखा चलता है, पंखा मोटर लगा होता है, उसमें हम लोग पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में हवा में परिवर्तन करके हमें हवा देता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर तो समझ में आ गया। देखो सिद्धांत इसका क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। जैसे वही कह रहा है कि कुंडली जैसे मोटर है, कुंडली को आपने रखा है और उसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसको धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल काम करेगा कि नहीं। अब बल काम करेगा तो उस अक्ष पर वो धीरे धीरे घूमने लगेगा, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए अगर वो घूमने में स्वतंत्र है तो बिल्कुल घूमेगा, ठीक है। तो यह सिद्धांत है। क्लियर हो गया। देखो कार्य विधि इसका देखेंगे कि इसका कार्य विधि कैसे काम करता है। लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से हम लोग कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ए बी तथा सी डी क्या है, ये वाला, ये ए बी और ये आपका सी डी, इस पे बराबर दो बल कार्य करने लगते हैं, ठीक है। परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। यह बल युग्म बनाते हैं, मतलब जोड़ा बनाते हैं, एक ए बी एक सी डी, जिसके कारण कुंडली जो होता है वो दक्षिणावर्त दिशा में क्या होने लगती है, धीरे धीरे घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे जो विभक्त वलय भी क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है। विभक्त वलय, ये जो आप लोगों को वलय आपको दिखाई दे रहा है, विभक्त वलय भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, घूमने लगता है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में क्या करे, कार्य करे, मतलब एक ही दिशा में क्या करे, वो घूमता ही रहे, बस सिंपल। इसी तरह मोटर आप लोगों का, अरे वो जो आप लोगों का विद्युत मोटर होता है वो घूमता है इसी प्रकार, ठीक है। तो कार्य विधि आपको समझ में आ गया। और प्रश्न हमसे पूछा था कि विभक्त वलय का क्या महत्व है, तो हम लोग विभक्त वलय का क्या महत्व वो भी देखने वाले हैं। देखो विभक्त वलय का महत्व, देखो विभक्त वलय का कार्य जो होता है ना, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है, वो दिशा को बदल देता है विभक्त वलय। जब कुंडली देखो आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों को ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है। जैसे आधा चक्कर ऐसे कुंडली आप लोगों की घूमेंगी तो ब्रूसों से उसका संपर्क समाप्त हो जाएगा, और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क क्या होता है, उसका जुड़ जाता है। और इसके फलस्वरूप कुंडली में जो धारा की दिशा होती है वो सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, लगातार चलती रहे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। इतना ही आपको लिखना है, ये चित्र बना लेना और जो लिखवाया हूं उसको लिखना ना। कितनी हेडिंग लिखना है भी बता देता हूं। देखो विद्युत मोटर, पहले विद्युत मोटर उतारोगे, इसका सिद्धांत उतारोगे, इसके बाद कार्य यहाँ पे विधि उतारोगे, इसका पूरा दिख रहा है, फिर आप उतारोगे विभक्त वलय का महत्व। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं दोनों में से तो प्रश्न आता है, या तो विद्युत मोटर दे दे या तो विद्युत जनित्र दे दे। देख रहे हो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, या तो विद्युत मोटर देगा या तो विद्युत जनित्र, लेकिन देगा 100%। तो देखो प्रश्न यह है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। नामांकित आरेख, तो इसका सिंपल होता है। देखो पहले मैं चित्र दिखा देता हूँ, ये चित्र पहले बना लो आप, ठीक है। ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चित्र आप इसको पहले बना लो। यही आप लोगों का विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब समझ रहे हो, जनरेटर, जनरेटर की बात हो रहा है, ठीक है, उसी को जनित्र कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत जनित्र होता क्या है। जनरेटर, जनरेटर देखिए ना, शादी विवाह में जो जनरेटर यूज किए जाते हैं उसी को तो जनित्र बोला जाता है, और इसी को डायनेमो भी बोला जाता है। डायनेमो का सिद्धांत पूछेगा तो समझ लेना कि जनरेटर की बात हो रही है, विद्युत जनित्र की ही बात हो रही है, ठीक है। तो या डायनेमो पूछे या तो विद्युत जनित्र, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो विद्युत जनित्र या डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा, पहले हम लोग इसको हाथ से चालू करते हैं तब तो जाके यह चालू होकर विद्युत ऊर्जा देता है, लाइट वगैरह जलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। और विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अभी मोटर हमने देखा तो मोटर किस पे काम कर रहा था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, और यह विद्युत
जनित रहे, और जनरेटर किस पे काम करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अब हम देखेंगे सिद्धांत देखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कह रहा है कि कोई बंद कुंडली है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से अगर घुमा रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स में जो गुजरने वाली रेखा होगी वो निरंतर परिवर्तित होती रहेगी, ठीक है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वाय परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। जितना ज्यादा घुमाओगे, जितना यांत्रिक ऊर्जा उसमें खर्च होगा, यही यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सिद्धांत है। देखो सिद्धांत हमने बहुत अच्छे से लिखा है, पूरा का पूरा दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक नोट कर लो, ये सिद्धांत है। अब कार्य विधि देखेंगे, कार्य कैसे करता है। तो इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आराम से एक एक पॉइंट इसका कार्य देखना है, ठीक है, बड़ा है इसका कार्य, ठीक है, कई स्टेप में इसके कार्य होते हैं। जैसे पहला चित्र में, अब चित्र देखो, यहाँ पे चित्र देख लो, ये चित्र है, ठीक है। चित्र में दिखाए अनुसार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। देखो कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, देखिए समांतर लगी हुई है कुंडली, ठीक है। इसके बाद अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा शून्य होगी। जिस समय समांतर लगी है कुंडली चुंबकीय, उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा या धारा होगा उस समय शून्य होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त में घूमेगी तो समझ लीजिए उसमें से जो चुंबकीय बल रेखा होगी उसका मान निरंतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जैसे जैसे घूमेगा तो उसमें विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती जाएगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात की जा सकती है। मतलब उसका अगर दिशा ज्ञात करना होगा तो हम लोग वहां पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। वाय परिपथ में इसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखा जाए तो इसकी दिशा कहाँ होती है, यक्ष से वाई की ओर। यक्ष से वाई का मतलब यहाँ चीज देखो, यक्ष से वाई की ओर दिशा होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का अधिकतम होती है। उस समय जो विद्युत वाहक बल होता है बहुत अधिकतम होता है और इस बीच 0 से 90 डिग्री घूमी होती है। कह रहा है कि जैसे वो भुजा ए बी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सी डी नीचे की तरफ बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा उस समय धारा का मान सबसे अधिक होगा और 0 से लेकर 90 डिग्री तक वो क्या होती है, घूम जाती है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तीसरा पॉइंट में लिखोगे कि कुंडली के और अधिक घूमने पर, कुंडली जैसे जैसे और घूमेगी, कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो कम हो जाता है। जैसे जैसे कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तथा कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली जब क्षैतिज रेखा में आ जाती है मतलब सीडी के स्थान पर एबी आ जाता है और एबी के स्थान पर जैसे सीडी आ जाता है इस तरह घूम के क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है और कुंडली इस बीच कितना 90 से लेकर 180 डिग्री तक क्या हो जाती है, घूम जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब फिर घुमाने लगोगे तो फिर उसका मान धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा, परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो वह दिशा जो दूसरी कंडीशन में थी उसकी तुलना में विपरीत दिशा में होगी तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाई की ओर प्रवाहित होगी और कुंडली के जो ऊर्ध्वाधर भुजा होगी, ऊर्ध्वाधर भुजा सीडी ऊपर और ए बी कहाँ जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। और उस समय होने पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत धारा अधिकतम होगा और उस समय कुंडली जानते हैं कितना घूमी होती है, 180 से लेकर 270 डिग्री तक घूम जाती है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, यदि कुंडली को इसी प्रकार और घुमाया जाए तो जिससे कि वह दिशा पहला कंडीशन जो था उसकी स्थिति में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है।
ठीक है, यहाँ तक पूरा हमने इसका क्रिया विधि समझा दिया और ये इसका फिगर है विद्युत जनित्र का। ठीक है, नोट कर लो। अब जाके ये प्रश्न कंप्लीट हुआ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न सत्यापन के लिए आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न सत्यापन के लिए पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इस संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए। देख रहे हो 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में प्रश्न पूछा गया है। पूछता है ना कि प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बताइए, और हमेशा आता है। ठीक है, एक श्रेणी क्रम आता है, एक समांतर क्रम में, तो दोनों देखने वाले। पहले हम लोग श्रेणी क्रम में देखेंगे। देखो इसको थ्योरी होती है, लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप ये फिगर बनाओगे, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे नोट करोगे, पूरा नोट हो जाएगा। पहले आप ये फिगर बनाओगे, यहाँ पे 3 प्रतिरोध देखो, R1, R2, R3, ये तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ विभवांतर नापने के लिए, यहाँ पे आपका बैटरी लगा है 20 वोल्ट की, यहाँ पे एम्पियर लगा है धारा नापने के लिए, एक कुंजी हमने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप फिगर बनाओगे, इसके बाद जस्ट उसके नीचे तुम लिखोगे कि जब चित्रानुसार प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों को जोड़ने का मतलब जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है चित्र के अनुसार, तो प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे, तब इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देख लो, ये प्रतिरोध का पहला सिरा है। ठीक है, तो पहला सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा है और दूसरे का जो अंतिम सिरा है वो तीसरे के पहले सिरा से जुड़ा है। अगर इस प्रकार जुड़ा होगा तो इसे ही हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर R1, R2, R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक सेल जिसका कुल विभवांतर V वोल्ट है उससे जोड़ा गया है। तो देख लो वही चीज तो बोला है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और एक सेल है जिसका पूरा टोटल विभवांतर V वोल्ट है, उससे यह तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद लिखोगे कि माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो V1, V2, V3 होगा। जैसे यहाँ प्रतिरोध R1 है, R2, R3, मान लेते हैं कि इसके प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V1 है, इन R2 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V2 मान लेते हैं, R3 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होता है तब अगर ओम के नियम से देखा जाए तो अगर इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो यह V क्या है? V1 और I। तो I तो देखिए जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो धारा का मान बिल्कुल समान होता है। तो यहाँ पे तो विभवांतर V1 R1, V2 R2, V3 R3 है, मतलब कि विभवांतर अलग है, प्रतिरोध भी अलग है, लेकिन धारा समान होगी। धारा सब में समान होगी अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वही चीज है। तो इसमें अगर ओम का नियम लगाएंगे तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। इसमें भी ओम का नियम लगाएंगे तो वही V बराबर IR, लेकिन V यहाँ पे V2 है, I तो आपका सेम ही रहने वाला है, R यहाँ पे R2 हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा। इसमें ओम का नियम लगाओगे तो V बराबर IR, लेकिन V क्या है यहाँ पे? V3, I तो आपका समान ही रहेगा, R यहाँ पे R3। तो तीनों में हमने ओम का नियम लगाया तो 3 समीकरण मिला, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद नीचे लिखोगे कि चूंकि कुल विभवांतर V वोल्ट है, ठीक है, कुल विभवांतर V वोल्ट है तो जो पूरा विभवांतर होगा V1, V2, V3 के योग के बराबर होगा। अब ये कहना क्या चाहता है? देखो हम जानते हैं कि टोटल विभवांतर यहाँ V वोल्ट है, तो यही V वोल्ट तो यहाँ पे बटा हुआ है V1, V2, V3 में, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो इस V के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो वही चीज तो लिखा हुआ है कि चूंकि कुल विभवांतर V है तब यहाँ पे तीनों अगर विभवांतर को जोड़ूंगा तो V के बराबर होगा। इस समीकरण नंबर चौथा है। इसके बाद लिखोगे अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर V होने पर प्रतिरोध में मतलब परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। कह रहा है कि अब क्या है कि मैं एक ऐसा प्रतिरोध मानूंगा कि सिर्फ वो R प्रतिरोध होगा जो कि इन तीनों के बराबर काम करेगा, और उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो उस समय अगर ओम का नियम लगाऊंगा तो V बराबर क्या आ जाएगा? IR, क्योंकि प्रतिरोध वो सिंगल R ही है तो वहां पर R आएगा, I आपका समान ही है, अब विभवांतर V वोल्ट है तो V बराबर IR। अब लिखोगे यहाँ पे समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवें के मान समीकरण चौथा में रखने पे, तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 3 और 5 का मान समीकरण 4 में रख दो। तो समीकरण 4 यहाँ पे है, देखो V क्या है? V, तो V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? IR। तो V की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? IR। फिर आपका V1, तो V1 की जगह क्या लिखेंगे? तो V1 की जगह अभी हमने बताया कि V1 की जगह हम लिखेंगे
V1 का वैल्यू IR1, तो यहाँ पे लिख देंगे IR1 प्लस V2, V2 की जगह हम लोग लिखेंगे IR2, V2 का वैल्यू ये है, V2 का वैल्यू हमने लिख लिया। V3 की जगह लिखेंगे IR3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे I कॉमन ले लिया, तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। I से I जैसे कैंसिल होगा तो यह बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आप लोगों का फॉर्मूला है, सिद्ध हो गया। ठीक है कि जब अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब तीनों प्रतिरोधों को अगर जोड़ दोगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यह स्थापित करने के लिए आता है। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना। तो अब तक तो हमने देखा कि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे। अब हम लोग समांतर क्रम में देखेंगे कि इसी प्रतिरोध, यही तीन प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उस समय यह फॉर्मूला कैसा बनेगा, अब उसको देखने वाले हैं। तो देखो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज कि अगर समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए कि अगर वही तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, देखो R1 R2 R3 तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि श्रेणी क्रम में धारा समान था, लेकिन समांतर क्रम में धारा अलग अलग हो जाती है। देखो इसमें I1 धारा बहेगी, इसमें I2 धारा बहेगी, इसमें I3 धारा बहेगी। ठीक है, और विभवांतर यहाँ पे V वोल्ट होगा। उसमें विभवांतर अलग था, लेकिन इसमें विभवांतर समान रहेगा। उसमें धारा समान था, इसमें धारा अलग होगा। तो पहले आप चित्र बनाओगे। जब ये प्रश्न आ जाएगा आपके एग्जाम में, 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था, पहले आप चित्र बनाओगे। ये चित्र अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, ये चित्र बनाने के बाद फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे नीचे कि समांतर या पार्श्व क्रम, या तो समांतर क्रम को हो या तो पार्श्व क्रम को, दोनों बात एक ही होती है। तब समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजन चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार प्रतिरोधों को जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तब वो संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। देखो दो निश्चित बिंदुओं के बीच इस प्रतिरोधों को जोड़ा हूं तो उस कंडीशन में ये आपका पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। फिर लिखोगे अगला पॉइंट कि यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान V है। मतलब कि सबके, इसके बीच, इसके बीच, इसके सबके बीचों के बीच जो विभवांतर होगा V होगा। इसमें भी V वोल्ट विभवांतर, इसमें भी V वोल्ट विभवांतर, इसमें भी V वोल्ट विभवांतर होता है। फिर लिखोगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो वही तो चीज है, R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर हम टोटल धारा की बात करें कि सिर्फ अगर मैं I धारा निकालूं तो I धारा इन तीनों के योग के बराबर होगा। समीकरण नंबर पहला सबको मालूम है। तब ओम के नियम के लिए, तब ओम के नियम लगाएंगे। ठीक है, अब ओम का नियम अगर हम इसमें लगाएं पहला में, तो V बराबर क्या होता है IR। तो V बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा IR। तो I की जगह क्या लिखेंगे I1, R की जगह R1। तो यहां से अगर I1 निकालूं तो V बटे R1, समीकरण नंबर दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर R2 के लिए ओम का नियम लगाऊं तो R2 के लिए ओम का नियम क्या हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2। इसी तरह R3 के लिए क्या हो जाएगा I3 बटे V बटे R3। तो यहाँ समीकरण 4 तक निकल गया कि नहीं आप लोगों का, बिल्कुल। अब लिखोगे तुल्य प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पे, और कोई मैं तुल्य प्रतिरोध मान लेता हूं क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है। तो ये तुल्य प्रतिरोध हमने RP मान लिया है, जो कि तीनों प्रतिरोधों के बराबर काम करता है तुल्य प्रतिरोध। तो अगर इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो ये फिर चित्र बना लेना है। तो इसमें ओम का नियम लगाऊंगा तो V बराबर I, क्योंकि इसमें धारा कौन बह रही है I, और प्रतिरोध क्या है RP। RP मतलब तुल्य प्रतिरोध, P मतलब होता है पैरेलल, मतलब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो V बराबर IRP हो जाएगा। तो यहां से अगर I के वैल्यू निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान RP, समीकरण नंबर 5वां। ठीक है, अब लिखोगे नीचे कि अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध जो विभवांतर V होने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित करने में सहायक होता है, यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध RP कहलाता है। मतलब यही जो कंडीशन में बनाया हूं वही को लिखा हूं कि यहाँ पे एक हमने RP प्रतिरोध माना है समतुल्य प्रतिरोध, जो कि वहां पे तीन प्रतिरोध था ना, R1 R2 R3, उन तीनों के बराबर काम अकेला करेगा, उसी को हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। अब करना क्या, बस लिखोगे एक समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां से, 5वां से I वाला। ये तो फॉर्मूला सबको मालूम है, अभी हमने समीकरण देखा है कि I जो होता है I1 प्लस I2 I3 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर वैल्यू लिखूं I का, अब देखो तो I बराबर क्या होगा V बटे RP। तो I का वैल्यू हमने क्या लिखा V बटे RP। I1 का वैल्यू अभी हमने देखा है कि I1 का वैल्यू कितना था V बटे R1। I2 का वैल्यू हमने निकाला था V बटे R2। I3 का वैल्यू अभी हमने निकाला था V बटे R3।
तो यहाँ पे यह कंडीशन होगा कि अगर v कॉमन इसमें ले लूंगा तो यहाँ तो बच जाएगा 1/r1, 1/r2, 1/r3। तो v से v जैसे कैंसिल करूंगा तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया rp। तो 1/rp बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3। ये आप लोगों का फॉर्मूला निकल गया। तो इससे यह कंक्लूजन निकला कि जब तीन प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय समतुल्य प्रतिरोध होता है 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी तरह बढ़ता जाएगा, जितना प्रतिरोध आप लगाते जाओगे आप इंक्लूड करते जाना। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया है दोनों, कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो इस प्रश्न की बात करें तो यह 2022 में प्रश्न पूछा गया था, 21 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा, 21 में तो प्रमोशन हो गया था तभी पेपर में यह प्रश्न आया था। ठीक है, और 20 में यह प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं ओजोन होता क्या है। ठीक है, पर्यावरण चैप्टर से लिया गया है। 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। देखिए ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपरूप है और इसका जो एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणु सूत्र O3 होता है। जैसे देखो O2 जो है परावैंगनिक किरणें हैं। देखो O2 जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन अगर O2 के साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो वो ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो वही बोला है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। इसका जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और लिखोगे कि ओजोन जो है पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैंगनिक किरणों से क्या होती है, बचाती है। जो परावैंगनिक विकिरण आती हैं ओजोन परत उसको क्या करता है, बचाता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। और यह परावैंगनिक विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार यह परितंत्र को क्या करता है, नष्ट होने से हमें क्या करता है, बचाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना छोटा आंसर है, लिखोगे पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने पूरे के पूरे यहाँ पे फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट बता दिया, केमिस्ट्री का हमने बता रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, पहले उसको देख लो फिर इसके बाद देखो। अगला वीडियो कल फिर आएगा, वो बायोलॉजी का होगा, फिर इसके पूरा साइंस खत्म। इसके बाद साइंस में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर पूरा का पूरा आप लोगों को तैयार। याद करो, एग्जाम में जाओ, लिखो, नंबर अच्छे लेके आओ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।